जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस पर। और दोस्तों, आपको पता है ये चैनल पूरी तरह समर्पित है आपकी कंपटीशन की तैयारी के लिए। जो भी वनडे एग्ज़ाम्स या सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स हैं, बीपीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपीपीएससी हो या बी ट्रिपल एससी हो, इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए या बिहार सचिवालय सहायक की जो परीक्षा होने वाली है, इन सब के लिए दोस्तों हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं और लगातार हम अपडेट करते रहते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। कोई भी समस्या है तो हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। दोस्तों, उम्मीद है आपको इससे मदद ज़रूर मिल रही होगी। आज मैं जो है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में आगे बढ़ता हूँ। पिछली क्लास में हम लोग सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे थे। आज उसके आगे की बातें होंगी दोस्तों। बहुत संक्षेप में और एकदम टू द पॉइंट हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसी हिसाब से हम आपको नोट्स बनवा रहे हैं और उसी हिसाब से हम चीज़ों को लेके चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके चलना ज़रूरी नहीं है। परीक्षा को देखते हुए जिस तरह परीक्षा हमें देनी है उस हिसाब से जो है हमें सिर्फ उन्हीं तथ्यों को फोकस करना है, उसी कहानी को फोकस करना है जो परीक्षा में पूछा जाए। बाकी इतिहास का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, आपको भी पता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके शुरू करते हैं। आज का टॉपिक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो पिछली बार हमने जो है राजा राम मोहन राय के कार्यों को देखा था, जिन्होंने जो है आंदोलन की पृष्ठभूमि शुरू ही की थी। राजा राम मोहन राय, या इन्हें जो है आप आधुनिक भारत का पिता कह सकते हैं। बहुत सारे इनकी जो है संज्ञाएं थी, हमने देखा था। इन्होंने जो है नवजागरण का पिता भी इनको कहा जाता है। सामाजिक जो सुधार आंदोलन है उसकी नींव दरअसल इन्होंने ही रखी। सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब में जो है इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो कल की क्लास में हमने सब कुछ देखा था। आगे इससे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे कि और किसका योगदान था सामाजिक सुधार आंदोलन में। तो जो टॉपिक था दोस्तों क्या था? सामाजिक एवं धार्मिक, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। मूवमेंट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट किसके लिए है? मूवमेंट फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। अब दोस्तों इसमें हमको देखना है क्या कि राजा राम मोहन राय के कार्यों को तो हम लोग देख चुके थे। आगे हमको पढ़ना है दोस्तों राजा राम मोहन राय के बाद दयानंद सरस्वती के बारे में। अगला नाम क्या है दोस्तों? दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती के साथ हमको क्या क्या चीजें देखनी है दोस्तों? इनके साथ ये देखना है कि सबसे महत्वपूर्ण है इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। एक चीज ये आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरी चीज इनकी याद रखना है कि इन्होंने दोस्तों किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। ठीक है, ये दो चीजें पूछी जाती हैं सीधे सीधे परीक्षाओं में, इनको आप जरूर याद रखिए। इनका एक नारा था दोस्तों, ये इनकी पुस्तक थी और इसकी इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। ठीक है, इसकी इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स को हम देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आर्य समाज जो है, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? मुख्यालय, आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था दोस्तों? लाहौर में। कहाँ था? लाहौर में। ठीक है, जो स्थापना हुई कहाँ थी दोस्तों इसकी? बंबई में हुई थी।
इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? स्थापना बंबई में हुई थी और 1875 में हुई थी। स्थापना बंबई में और सन कौन सा था? 1875। ठीक है। मुख्यालय दोस्तों, मुख्यालय क्या था? लाहौर। ठीक है। अब इनका एक नारा बहुत फेमस है दोस्तों, नारा कौन सा स्लोगन था इनका? वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो। इनके बारे में दोस्तों आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझ लीजिए कि हिंदू धर्म की जो प्राचीन वैदिक परंपरा है उसकी तरफ इनका बल था, ये उसकी तरफ जोर देते थे। ठीक है, वेदों की तरफ या वैदिक परंपरा की तरफ। ठीक है, तो इनका उद्देश्य क्या था कि प्राचीन जो वैदिक धर्म है उसको फिर से शुद्ध किया जाए। आर्य समाज की स्थापना का जो मूल उद्देश्य था, इनका मूल उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की, प्राचीन वैदिक धर्म की परंपरा का पुनः परंपरा की पुनः स्थापना, मतलब फिर से जो है वही वैदिक धर्म का जो महत्व है, उसकी जो प्रासंगिकता है उसको वापस लाया जाए, यही ये चाहते थे। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य आर्य समाज की स्थापना का यही था। बंबई में 1875 में इसीलिए इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। अच्छा, मुख्यालय लाहौर लाया गया दोस्तों, ये बात है कब की? ये 1877 की बात है। 1877 में इसका जो मुख्यालय था वो लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। क्लियर हुआ? स्वराज शब्द आपने सुना होगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? मूलशंकर था। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, क्लियर हुआ? इनको उपाधि क्या दी गई थी? उपाधि क्या दी गई थी? भारत का मार्टिन लूथर किंग। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। ठीक है, भारत का इन्हें मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके बारे में जो मतलब जो चीजें हैं वो कंप्लीट है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक से जो दोस्तों सवाल कई बार पूछा है, आर्य समाज से जो है कई बार पूछा है। ठीक है, ये दो सबसे महत्वपूर्ण है। उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक परंपरा की स्थापना करना था आर्य समाज का उद्देश्य। मुख्यालय लाहौर शिफ्ट हुआ 1777 में। वेदों की ओर चलो, ये भी कथन इनका कई बार पूछा है एग्जाम में। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का मार्टिन लूथर किंग इनको कहा जाता है। और इन्होंने दोस्तों इन्होंने एक चीज और कही, इन्होंने कहा कि जो है इन्होंने अपने जो शासन पे बल दिया, स्वशासन पे। मतलब इनका कहने का मतलब था आजादी का जो स्वशासन है उसका कोई विकल्प नहीं है अच्छा शासन। मतलब अच्छे शासन से बेटर है, अच्छे शासन से बेटर है कि हमारा खुद का शासन हो चाहे जैसा हो। ठीक है, इनका स्टेटमेंट था। क्या था स्टेटमेंट? अच्छा शासन, स्वशासन, स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। मतलब ये स्वशासन की जगह नहीं ले सकता। मतलब क्या कहने का इनका है कि चाहे कितना भी अच्छा शासन हो, अगर उसमें परतंत्रता है तो अच्छे शासन का जगह वो नहीं, इसका स्वशासन का स्थान वो नहीं ले सकता। क्लियर हुआ? स्वशासन या आजादी का एक अपना महत्व है। ठीक है, उसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती। ठीक है, इन्होंने दोस्तों पाखंड, खंडिनी पताका लहराई। ठीक है, पताका लहराई। पाखंड के खिलाफ थे दोस्तों, वेदों की प्राचीन परंपरा के हिमायती थे, लेकिन पाखंड के ये खिलाफ थे।
1867 में इन्होंने क्या किया, 1867 में पाखंड खंडिनी पताका को फहराया। अब दयानंद सरस्वती का ये योगदान था दोस्तों। आगे देखेंगे इनके द्वारा जो स्थापित किया गया आर्य समाज। आर्य समाज का हो गया विभाजन। आर्य समाज का विभाजन, ठीक है। विभाजन होता है दोस्तों दो भाग में। पहला जो भाग है प्रथम गुट है। प्रथम गुट जो था दोस्तों ये पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था। और दूसरा क्या था, पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। दूसरा जो गुट था, द्वितीय गुट जो था दोस्तों ये क्या था, पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी। ये मतलब एक तरह से थोड़ा सा प्रोग्रेसिव थे और ये क्या थे, ये जो है प्राचीन परंपरा के साथ ही बढ़ना चाहते थे, ठीक है। प्रथम गुट में आर्य समाज का विभाजन दोस्तों कब हुआ, 1892-93 में। ये हुआ है 1892 से 93 के बीच, ठीक है। आर्य समाज का विभाजन होता है। प्रथम गुट जो है अंग्रेजी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक होता है। इसमें कौन कौन लोग रहते हैं, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय थे दोस्तों, हंसराज थे, ठीक है। दूसरे में कौन थे, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद लेखराज, ठीक है। मुंशीराम, मुंशीराम, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इनके समर्थक थे लाला लाजपत राय और हंसराज। ये आर्य समाज के ही, आर्य समाजी थे, प्रथम गुट के थे, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और ये लोग पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। इन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। गुरुकुल की स्थापना की। किसकी स्थापना की दोस्तों, गुरुकुल की स्थापना की 1902 में। 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। और इन लोगों ने क्या किया, आर्य समाज के जो प्रथम गुट वाले थे इन्होंने क्या किया दोस्तों, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, वैदिक कॉलेज की स्थापना। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की इन्होंने, प्रथम गुट वालों ने। और दूसरे गुट वालों ने क्या किया, 1902 में गुरुकुल की स्थापना की, ठीक है। तो ये आर्य समाज के बारे में हमने देख लिया दोस्तों, जो कि किसका संगठन था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। हमने डिटेल में दोस्तों हर चीजें देख ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक सुधार आंदोलन के बाद दोस्तों एक हो गया हमारा आर्य समाज हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे इसके बाद इसमें ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज के बारे में देखेंगे। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के बारे में क्या देखना है दोस्तों, कि स्थापना कब हुई। स्थापना इसकी होती है प्रार्थना समाज की दोस्तों 1867 में, ठीक है। और ये भी होती है कहाँ, बंबई में, ठीक है। कहाँ होती है, बंबई में, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना। संस्थापक कौन होते हैं, संस्थापक होते हैं आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, क्लियर हुआ। आत्माराम पांडुरंग इसकी स्थापना करते हैं। किसकी प्रेरणा से, प्रेरणा स्रोत इनके रहते हैं दोस्तों केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन, ठीक है। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से ये प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं 1867 में बंबई में, क्लियर हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था दोस्तों, सबसे पहला उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध। उद्देश्य क्या था,
जाति प्रथा का विरोध पहला उद्देश्य था। ठीक है, दूसरा उद्देश्य क्या था कि विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन। क्या था? विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को क्या? प्रोत्साहन। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और क्या था? स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि। मतलब ये चाहते थे, ये लोग ये चाहते थे कि स्त्रियों की शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाए ताकि वो जो है जीवन में आगे बढ़ सके। ये तभी हो सकता है जब उम्र में जो है शादी की उम्र में वृद्धि होगी। तो क्या क्या था? तीसरा उद्देश्य क्या था? स्त्री पुरुष की शादी की उम्र में वृद्धि। क्लियर हुआ? मतलब एक तरह से ये सामाजिक जो है सुधार की बात थी। तो जाति प्रथा का विरोध था, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन था, और स्त्री पुरुष की शादी की उम्र में बढ़ोतरी थी। इस उद्देश्य के लिए यह प्रार्थना समाज बनाया गया। किसने बनाया? आत्माराम पांडुरंग ने 1967 में मुंबई में या बंबई में स्थापना हुई। ठीक है, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से। क्लियर हुआ? याद रहेगा दोस्तों? याद रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण जो है समाज थे, इसके अलावा भी बहुत सारे समाज थे, उनके बारे में हम एक ब्रीफ जो है डिटेल्स देख लेते हैं। देव समाज, क्योंकि फिर स्थापना पूछता है किसने स्थापना किया था। देव समाज, देव समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। शिव नारायण, ये मिलान के लिए पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, परीक्षाओं में ये मिलान के लिए प्रश्न आता है, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं आता है। प्रार्थना समाज से आ सकता है, आर्य समाज से आ सकता है, रामकृष्ण मिशन से आ सकता है, ठीक है, आपके ब्रह्म समाज से आ सकता है, लेकिन इनसे केवल जो है अगर आएगा तो मिलान के लिए आएगा। सत्य शोधक समाज, सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ने की थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी। धर्म सभा की स्थापना किसने की थी? धर्म सभा, तो इसकी स्थापना की थी राधाकांत देव ने। ठीक है, किसने की थी दोस्तों? राधाकांत देव ने की थी। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, राम कृष्ण मिशन, तो इसकी स्थापना की थी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नरेंद्र नाथ दत्त, जो उनका बचपन का नाम था, और जिस नाम से प्रचलित थे वो थे स्वामी विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा, तत्व बोधिनी सभा, इसकी स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापना की तत्व बोधिनी सभा की। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुजन समाज, एक और संस्था देख लेते हैं, बहुजन समाज। इसकी स्थापना से दो लोग जुड़े थे दोस्तों, मुकुंद राव पाटिल, मुकुंद राव पाटिल और शंकरलाल जाधव, शंकर राव जाधव, ये दोनों ने मिलकर क्या किया? बहुजन समाज की स्थापना की। ठीक है, चलिए विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए दोस्तों एक संस्था और थी, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। विडो रीमैरिज मतलब पुनर्विवाह, रीमैरिज
एसोसिएशन। विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, इनका नाम था विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना किसने की? विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने। ये महत्वपूर्ण संस्थाएं थी दोस्तों, जिसके ये संस्थापक थे। इनको आप जरूर से जरूर नोट्स बना लीजिए, मिलान के लिए पूछा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री की ये सब क्रीम पोर्शन है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। एक दो प्रश्न आते ही आते हैं मिलान के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विवाह के बारे में कोई एक्ट जो है लाया गया। कौन सा एक्ट था वो? नेटिव मैरिज एक्ट। चूंकि जो है विवाह की उम्र की बात हुई तो यहाँ पर देख लिया जाए, नेटिव मैरिज एक्ट फेमस था। इसके बारे में हमको कुछ जानना है। 1872 में ये पारित हुआ दोस्तों, 1872 में ये नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ, ठीक है। और इसमें जो है किसने प्रयास किया? केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ 1872 में। इसमें जो है लड़कियों की न्यूनतम आयु और लड़कों की न्यूनतम आयु निश्चित की गई। लड़कियों की 14 की गई, लड़कों की 18 की गई। लड़कों की 18 की गई न्यूनतम आयु और लड़कियों की 14 वर्ष की गई, ठीक है। ये कम से कम की उम्र थी। इसको ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहा जाता है। ब्रह्म विवाह अधिनियम, क्लियर हुआ? ब्रह्म विवाह अधिनियम की भी संज्ञा दी जाती है, जो 1872 में पारित हुआ था, ठीक है। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। 1856 में क्या हुआ? सामाजिक सुधारकों के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, क्लियर हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ दोस्तों? 1856 में। और 1872 में क्या पारित हुआ था? नेटिव मैरिज एक्ट, क्लियर हुआ? 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। चलिए ये चीजें क्लियर हुई दोस्तों। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किसके बारे में देख लेते हैं? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में, ठीक है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बहुत चर्चित एक्ट था, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वैसे हमने इसको पढ़ा दिया है, हम इसको पढ़ा चुके हैं। ये केवल रिवीजन के लिए है कि ये 1800, ये कब की बात है दोस्तों? देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 की बात है। 1878 में ये लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया 1878 में। और दोस्तों ये क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का पूरा नाम हिंदी में अगर कहा जाए तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम था। देसी भाषा प्रेस अधिनियम था। और जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसको आकाश से वज्रपात बोला है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस.एन. बनर्जी जो थे, इसके बारे में कहते हैं कि ये आकाश से वज्रपात था, ठीक है। चलिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसको रिपन ने क्या किया? रिपन ने इसको कैंसिल कर दिया 1882 में, ठीक है। महत्वपूर्ण था दोस्तों, इसको इसलिए हमने समझा दिया। चलिए बीच बीच में हमको रिवीजन भी करते रहना है दोस्तों। जो बहुत ही हाईलाइटेड महत्वपूर्ण चीजें हैं, हम उनको बीच बीच में आपको रिवीजन करते रहेंगे।
ठीक है। अब हमको ये देखना है दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना हम देखेंगे, कांग्रेस की स्थापना देखेंगे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कांग्रेस का घटनाक्रम शुरू होता है। कांग्रेस से पहले जो स्थापित कुछ संस्थाएं हैं उनके ऊपर एक नजर डालते हैं शॉर्ट में। कांग्रेस से पूर्व स्थापित, अभी तक तो ये सामाजिक और धार्मिक सुधार की संस्थाएं थी, तो इससे पूर्व स्थापित राजनैतिक संस्थाएं। अब हम क्या देखेंगे कि कांग्रेस के पहले की जो राजनीतिक संस्थाएं थी महत्वपूर्ण, वो कौन सी थी। ठीक है, अभी तक हमने सामाजिक संस्थाओं को देखा। चलिए, एक थी दोस्तों लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, तो आपको पता ही है लैंड होल्डर से सीधा अर्थ निकलता है, ये क्या था, एक तरह से जमींदारी एसोसिएशन था। जमींदारी एसोसिएशन, तो जमींदारी एसोसिएशन था, तो जाहिर सी बात है इन्हीं के स्वार्थों की रक्षा के लिए बनाया गया था इसको। इन्हीं के स्वार्थों की रक्षा के लिए, आम जनमानस की रक्षा के लिए ये नहीं बनाया गया था। ठीक है, इन्हीं के स्वार्थों की रक्षा के लिए ये बनाया गया था, जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी 1838 में। कलकत्ता में हुई 1838 में हुई। ठीक है, 1838 में कलकत्ता में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई। क्लियर हुआ दोस्तों। संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर। संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। चलिए, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। चलिए, इसके बाद देखते हैं दोस्तों, इसके अलावा लैंड होल्डर सोसाइटी के अलावा बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? 1836 में। 1836 में हुई। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की? बंग भाषा प्रकाशिका सभा की राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों ने मिलकर की। उनके सहयोगियों ने मिलकर की, मतलब ये लोग मिलकर इसकी स्थापना की, बंग भाषा प्रकाशिका सभा की। अब जो एक और महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों, वो है कौन सी? पूना सार्वजनिक सभा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सवाल पूछा गया है। पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1870 में इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 1870 में। स्थापना करता कौन है? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे और दूसरे जीवी जोशी। ठीक है, एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और जीवी जोशी ने मिलकर 1870 में दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ये सारी संस्थाएं कांग्रेस के स्थापना के पहले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन महत्वपूर्ण है। इंडियन एसोसिएशन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना होती है और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी स्थापना करते हैं। एसएन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसकी स्थापना करते हैं। इसका एक नाम और रहता है भारत संघ। भारत संघ। क्लियर हुआ? तो ये हो गई इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जो है
एक बहुत महत्वपूर्ण एक और संगठन है, कौन सा? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो है इसकी स्थापना कब होती है? 1885, मतलब कांग्रेस की स्थापना काल के समय बंबई में होती है। क्लियर है? इसमें देखिए दोस्तों कौन कौन लोग शामिल होते हैं। फिरोज शाह मेहता होते हैं, के.टी. तेलंग होते हैं, और कौन होते हैं? बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी होते हैं, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने जो है मिलके 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। ये सब बहुत महत्वपूर्ण संगठन है जिनके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद किसकी स्थापना होगी दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी स्थापना होती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समय आता है। आइए इसको देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, 1885 में इसकी स्थापना होती है। अब इसके बारे में जानते हैं स्थापना कब होती है। 28 दिसंबर, आप चाहें तो डेट याद कर सकते हैं, 28 दिसंबर 1885 को होती है कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। स्थापक कौन होते हैं? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम क्या थे दोस्तों? ये सेवानिवृत्त अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, सेवानिवृत्त थे। कहीं न कहीं अंग्रेजों की ये चाल भी थी कि भारत की जनता का जो प्रतिरोध था उसको एक सेफ्टी वॉल देने के लिए इसकी स्थापना की गई, ताकि वो एक प्रजातांत्रिक तरीके से जो उनके विरोध के स्वर हैं वो हमें पता चलते रहे। ऐसा अंग्रेजों का मत था। अगर वो एक संस्था में अपने ही किसी सदस्य या अपने ही किसी अंग्रेज से स्थापना करा के उसके अपडेट्स लेते हैं, उन्हें चीजें पता चलती हैं, तो भारतीय जनमानस के विचारों में जो उतार चढ़ाव है या उनके जो प्रतिरोध की आवाज है उसको समझने में और उसके हिसाब से रणनीति बनाने में उनको मदद मिलेगी। यही सबसे बड़ा कारण था। तो ए.ओ. ह्यूम ने जो है इसकी स्थापना की। कहाँ स्थापना हुई दोस्तों? तो स्थापना हुई थी एक संस्कृत कॉलेज में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ये उस संस्कृत विद्यालय का नाम था दोस्तों जहां पर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम द्वारा स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। क्लियर हुआ? इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए दोस्तों? अध्यक्ष कौन बनाए गए? प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महासचिव कौन थे? प्रथम महासचिव ये कौन थे दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम खुद थे। ए.ओ. ह्यूम प्रथम महासचिव थे, ठीक है। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया? भाग लिया, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ये स्थापना हो गई, ये हो गया प्रथम अधिवेशन। आइए आगे की चीजें देखते हैं कांग्रेस के बारे में। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ? अब होता है
द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? द्वितीय अधिवेशन होता है इसका 1886 में, मतलब ठीक एक साल बाद। 1885 में स्थापना होती, प्रथम अधिवेशन होता है, और दूसरा अधिवेशन ठीक एक साल बाद होता है 1886 में। लेकिन ये कहाँ होता है? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में होता है दूसरा अधिवेशन, और अध्यक्ष होते हैं कौन? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी होते हैं दोस्तों द्वितीय अधिवेशन के अध्यक्ष। तीसरा अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन होता है दोस्तों, तृतीय अधिवेशन। जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, 1887। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण स्थान क्या थे? बंबई में स्थापना होती है, प्रथम अधिवेशन होता है, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में और तीसरा मद्रास में। तृतीय अधिवेशन 1887 ठीक एक साल बाद कहां पर होता है? मद्रास में होता है। ठीक है, कहां होता है? मद्रास में होता है। और क्या इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कहाँ अध्यक्षता किए थे ये? मद्रास में, तृतीय अधिवेशन में 1887 में। क्लियर हुआ? चलिए, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद दोस्तों, प्रथम यूरोपीय कौन था? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, तो वो था दोस्तों जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो था वो कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय जो है अध्यक्ष पूछा जाए निर्वाचित, तो आप क्या बताएंगे? यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ए.ओ. ह्यूम जो है संस्थापक थे। ठीक है, यूरोपीय वो भी थे। तो जॉर्ज यूले क्या थे? प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अब कांग्रेस में दोस्तों आगे का भी घटनाक्रम है, काफी महत्वपूर्ण है। अब कांग्रेस को तो हम आजादी तक देखते चलेंगे, एक एक चीजें करके, उसके बारे में जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में भी आई होंगी, और आपके लिए आपको पता भी चला होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मैं उसको कलेक्ट करके ही आपको पढ़ा रहा हूँ। कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है, और इसके आगे का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है हम उसको अगली क्लास में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।